हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th के जैव प्रक्रम पोषण एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम है, कहता है कि सबसे पहले जैव प्रक्रम में पहले सजीव और निर्जीव के बारे में समझते हैं। सजीव कहता है कि सजीव को दूसरा अजैव कहते हैं, इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। कहता है कि सजीव किसे कहते हैं, तो बोलना है कि सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य। अब दूसरा है निर्जीव। निर्जीव को दूसरा नाम अजैव होता है, इंग्लिश में नॉन लिविंग कहते हैं। कहता है कि निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान न हो। क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाता है, जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, है ना। इसमें कि कितनों मारो पीटो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, निर्जीव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है जैव प्रक्रम। कहता है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो कोई पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है बाबू? अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता। चलिए आगे बढ़ते। आगे है बाबू पोषण। कहता है पोषण किसे कहते हैं, तो कहना है कि वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को परपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। और परपोषण को विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। आगे बढ़ते। अगला है बाबू स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो कहता है कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब अगला है विषमपोषी पोषण। कहता है वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनुष्य, भेड़, बकरी इत्यादि सब क्या है? विषमपोषी पोषण। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि अगला है विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो बोला कि विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब तीनों के बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि परजीवी पोषण किसको कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं और प्राणी संपोषण किसको कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू परजीवी पोषण। कहना है कि परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, फीता कृमि इत्यादि, ये सब क्या है? परजीवी पोषण। अगला अगला है क्वेश्चन मृतजीवी पोषण। तो बोलना है कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे फफूंदी, कवक इत्यादि। चलिए अगला प्राणी संपोषण। कहता है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंदर अंतः ग्रहण करता है, माने अंदर ग्रहण करता है, अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा और मानव। मतलब कहता है कि जो भी हम लोग ठोस पदार्थ खाते हैं और वह शरीर के अंदर ही पचा लेते हैं, उसी को प्राणी संपोषण कहते हैं। उसी है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंदर माने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के
अंतर ही माने अंदर ही पचा लेता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा और मानव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो कहना है जिस क्रिया द्वारा पौधा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उस प्रकार प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर समझो, जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। तो कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो हरे भागों में होती। कहता है कि कार्बनिक भोजन कहता है पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। कार्बनिक भोजन को पौधे स्वयं निर्माण कर लेते हैं, जबकि अकार्बनिक भोजन को पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो बोलना है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। पहला, सूर्य का प्रकाश होनी चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं। और पर्णहरित जो होती है पत्तियों कहता है कि पत्तियों में पाया जाता है, मैंने पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और CO2 भी चाहिए, है ना। CO2 जो होता है पेड़ पौधा वह स्थानीय पौधे मतलब वायुमंडल से प्राप्त कर लेते। स्थानीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं CO2। कौन? पेड़ पौधा। और अंतिम में जल चाहिए। इस 4 चीज कम से कम चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, पर्णहरित। कहता है कि पर्णहरित किसको कहते हैं? तो कहता है कि पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। पौधे इसी के कारण हरे होते। कहता है कि पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। पौधे इसी के कारण हरे होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के, पर्णहरित के कारण। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला है रंध्र छिद्र। कहता है पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते। कहता है कि पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे क्या कहते बाबू? रंध्र छिद्र कहते। ये स्टोमेटा होगी। और ये क्या हो गया? पत्ती की तरह मान ली, पत्ती का आकार ऐसी है, स्टोमेटा रंध्र छिद्र है। और ये वाली भाग लौक रहा है बीच वाली उसको रंध्र छिद्र कहते हैं, जो कि एरो के चिन्ह लगा दिए। और इसको द्वार कोशिका बोलते हैं। जो ये वाली कोशिका लौक रहा है इसको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका बोलते हैं। और द्वार कोशिका रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाएं। द्वार कोशिका जो है वो रंध्र को घेरने वाली कोशिका है। और द्वार कोशिका जो होता है जब सिकुड़ता है तो छिद्र बंद हो जाते हैं, जब द्वार कोशिका फूलता है तो खुल जाते हैं। रंध्र छिद्र के जैसे कहता है रंध्र छिद्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होते हैं। और वाष्प उत्सर्जन क्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। किसके द्वारा? रंध्र छिद्र के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम अब है अमीबा में पोषण। कहता है अमीबा में पोषण कैसे होते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि बीच वाली जो भाग इसको केंद्रक बोलते हैं। ये छोटा सा भाग इसको खाद्य कण कहते हैं। इसी को क्या करता है? अमीबा खाने की काम करता है। जब पदार्थ या कुटपाद के माध्यम से खाद्य कण को क्या कर लेता है? अपने फंसा लेते हैं जाल में। जब फंसाने के बाद जो खाद्य रिक्तका होता है उसमें अंदर क्या कर लेता है? खाद्य कण को लेकर चला जाता है और फिर अंदर ले जाके इसको पचा उचा के क्या कर लेता है? क्लियर कर लेता है। कौन? अमीबा। तो अमीबा इसी तरह से अपना भोजन को क्या कर लेता है? अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। अब है बात समझिए पाचन तंत्र। अब बात समझना है, पहले मुख गुहा समझिए। और मुख गुहा के अंदर कोची होते हैं? तो जीभ होते हैं, दांत होते हैं, औलार ग्रंथि होते हैं। और जीभ जो होती है, जीभ में स्वाद कलियाएँ होती है। जीभ में क्या पाया जाता है? स्वाद कलियाएँ पाई जाती है। और स्वाद कलियाँ जो होती है 3 प्रकार के होते हैं। एक कड़वा, खट्टा और मीठा होते हैं। कड़वा जो होते हैं जीभ के पिछले हिस्सा में होते हैं। खट्टा जो होते हैं जीभ के साइड वाले भाग में होते हैं। और मीठा जो होते हैं जीभ के आगे वाली भाग में होते हैं, है ना।
अग्रभाग माने आगे वाली भाग में होते हैं। और दांत, दांत 3 प्रकार के होते हैं, कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। और लार ग्रंथि भी पाए जाते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, और ये जो पार्ट जो लौक रहा है इसको लीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं। ये वाली भाग जो है इसको लीवर बोलते हैं। एक मिनट रुकिए, ये वाले भाग को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रंथि है। लीवर जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर को ही कहा जाता है, जिसको यकृत बोलते हैं। अब बात समझना है, यहाँ जो है ये पैरोटिड ग्रंथि है। सब एरो के चिन्ह लगा दिए हैं, पैरोटिड ग्रंथि है। और पैरोटिड ग्रंथि जो है वो नाक, कान तथा मुंह से जुड़ा हुआ होता है। ये जो पतला वाली पाइप जो ये लौक रहा है इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ग्रासिका। और ग्रासिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबा होते हैं और भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाता है। और ग्रास नली भोजन को आमाशय तक भेजने की काम करता है। आमाशय मतलब पेट तक। अब बात समझिएगा, यहाँ आमाशय हो गया, सब चिन्ह लगा दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आमाशय हो गया। ये कौन भाग हो गया? आमाशय। आमाशय और आमाशय आहार नाल का चौड़ा भाग होते हैं। आमाशय जो होते हैं आहार नाल का चौड़ा भाग होते हैं। और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। मतलब कोई पूछा आहार नाल की लंबाई कितना होते हैं? 25 सेंटीमीटर होते हैं। और इसमें आहार नाल जो होता है, जो पेट जो होती है वो 1.5 kg भार को सहन कर सकता है। मतलब इसमें 2.5 kg तक भार को सहन कर सकता है। कौन? आमाशय। कहता है कि बकरी के दूध को जल्दी पचा देता है। कौन? आमाशय है जो बकरी के दूध को जल्दी पचाने का काम करता है। और बड़ा कर दें, 1 मिनट कर देते हैं। एक मिनट, बड़ा हो गया। चलिए, लग रहा है? अब लग जाए। अब बात समझिए, लग रहा है? अब कहता है कि आमाशय आहार नाल के, ये तो हो गया, बकरी के दूध को जल्दी पचाता है। कौन? आमाशय। कहता है जठर ग्रंथि होता है। कहता है जठर ग्रंथि होता है, इसे जठर रस निकलता है। HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। कहता है जठर ग्रंथि की संख्या 3.5 करोड़ होती है। तो कोई पूछे कि जठर ग्रंथि की संख्या कितना होती है? 3.5 करोड़ होती है। इसको क्या करते हैं? बात समझिए, देखिए यहाँ लौक रहा है। चलिए, ये क्या है? ये जो भाग लौक रहा है, देखिए ये जो भाग लौक रहा है इसको बड़ी आंत कहते हैं। कौन आंत? बड़ी आंत कहते हैं। और ये जो भाग लौक रहा है ये अंदर वाला, ये सब छोटी आंत है। कौन आंत है? छोटी आंत है। अब बात समझिए, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? लंबाई ज़्यादा होती है जबकि व्यास में कम होते हैं। और बड़ी आंत की लंबाई कम होते हैं, लंबाई कम होते हैं जबकि व्यास ज़्यादा होते हैं। और ये जो लौक रहा है इसको अपेंडिक्स कहते हैं। जो बड़ी आंत में ही अपेंडिक्स होते हैं, जो राइट साइड में होते हैं अपेंडिक्स। और इसको रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम, जिसको गुदा द्वार भी बोला जाता है। इसी के द्वारा हम खाते पीते जो भी है, जब मल इसी के माध्यम से रेक्टम मतलब गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? अब बात समझिए, अब कहता है कि ग्रहणी कहता है कि बड़ी आंत 3 प्रकार के होते हैं। सिक्कम, देखो यहाँ लौक रहा है, बड़ी आंत 3 प्रकार के होते हैं। सिक्कम क्या होते हैं भाई? सिक्कम होते हैं, बृहदांत होते हैं और मलाशय होते हैं। और छोटी आंत भी 3 प्रकार के होते हैं। ग्रहणी, अग्रक्षुदांत और क्षुदांत होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब है कि अब खरगोश, छिपकली, घड़ियाल और सांप। तो खरगोश के दांत को थीकोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थीकोडेंट कहते हैं। और छिपकली के दांत के पलूरोडेंट कहते हैं। और घड़ियाल के दांत के गर्दन दंती कहते हैं। और सांप के दांत के क्या कहते हैं?
एक्रोडेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोडेंट कहते हैं। अब बात समझिए, कहता आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो कोई पूछे कि आहार नाल की लंबाई कितना होते हैं? 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है। कहता है कि लम्मा जीव, कहता है लम्मा जीव किस जीव को होते हैं? तो नील हवेल मछली को होती है, सबसे लम्बा जीव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हृदय। हृदय के बारे में समझिए। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। क्या गो होते हैं? 4 गो। गिनो, 1 2 3 और 4। 4 चैम्बर लग गया। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरे वाले हृदय को क्या कहते हैं? अलिंद बोलते हैं। ईभी अलिंद, ईभी अलिंद, ई नीले, ईभी नीले होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब बात समझिएगा, बात समझिए। कहता है कि दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। बात समझिए, दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। 4 कोष्टक हो गया, जिसके चैम्बर भी बोल सकते हैं। अब बात समझिए, कहता है कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो हो गया, ये महाशिरा हुआ। और महाशिरा से जो भी रक्त आते हैं वो अशुद्ध रक्त आते हैं। कौन रक्त आते हैं? अशुद्ध रक्त आते हैं। और यह अशुद्ध रक्त त्रिलवणीय कपाट के माध्यम से कहाँ चले आते हैं? दायां नीलय में चले आते हैं। और दायां नीलय में जब रक्त आला के बाद महाधमनी के माध्यम से फेफड़ा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? फेफड़ा में। और फेफड़ा में रक्त पूर्ण रूप से क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। फेफड़ा में रक्त पूर्ण रूप से क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। जब रक्त शुद्ध हो जाते हैं, बात समझिएगा, जब रक्त शुद्ध हो जाते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं? बायां अलिंद में चले आते हैं। और बायां अलिंद में जो भी रक्त आते हैं वो कौन, कैसा रक्त आते हैं? शुद्ध रक्त आते हैं। जब बायां अलिंद में जो रक्त आ गया तो द्विलवणीय कपाट के माध्यम से कहाँ चले आएगा? बायां नीले में चले आते हैं। और बायां नीले में अला के बाद फिर क्या होता है? विभाजक पट के माध्यम से पूरे शरीर में, विभाजक पट इसको बोलते हैं। आई विभाजक पट के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए धमनी। कहता है कि धमनी में, कहता है कि धमनी रुधिर को हृदय से अन्य अंगों व ऊतकों में जाती है। दूसरा है धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। तीसरा पॉइंट है सभी ध्वनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फेफड़ा में जाने वाली फेफड़ा में जाने वाली, अगला है पल्मनरी महाधमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। चौथा पॉइंट है धमनी गुलाबी तथा चटक लाल रंग की होती है। और अगला है कि ध्वनियों में रुधिर का लगभग 15% भार जमा रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए शिरा में। कहता है कि शिराएं अंगों व ऊतकों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। अगला है शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। शिरा की भित्ति कैसी होती है? पतली व लचीली होती है। अगला है कि सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मनरी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें भी पल्मनरी शिराएं होती है, लेकिन शिरा न है, उसमें धमनी था, इसमें शिरा है, तो इसमें भी शुद्ध रक्त बहती है। अगला है शिरा नीले बैगनी रंग की होती है। तो पूछेगा कि शिरा का रंग कैसे होता है? तो नीले बैगनी रंग की होती है। अगला है शिराओं में हर समय कुल रुधिर का लगभग 64% भाग जमा रहता है। कितना प्रतिशत भाग? 64% भाग जमा रहता है। इसमें छोड़ दिएगा। इसमें ध्वनियों, इसमें भी है कि ध्वनियों में रुधिर का लगभग 15% भाग जमा रहता है। किसमें? धमनी में रक्त है ना। चलिए अगला बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, उत्सर्जन क्या है? तो बोला शरीर से है ना।
कहता है शरीर से विषाक्त, विषाक्त मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं, शरीर से जो खराब पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं बाबू? उत्सर्जन कहते हैं। मैंने शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन कहते हैं। अगला, उत्सर्जन अंग 4 होते हैं। कोई पूछेगा कि उत्सर्जन अंग कितने होते हैं? तो उत्सर्जन अंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला वृक्क, दूसरा त्वचा, तीसरा वृक्क पहला वृक्क, दूसरा त्वचा, तीसरा यकृत और चौथा फेफड़ा होते हैं। यही 4 अंग उत्सर्जन अंग है। तो पूछेगा कि उत्सर्जन अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो 2024 में अगर पढ़ लेते हैं एक बार तो आपको 2024 में जय प्रक्रम से यहीं से आपको प्रश्न हूबहू देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और लाइक नहीं करते हैं, लेकिन इतना बात समझना चाहिए कि सर को बनाने में वीडियो कितना मेहनत लगता होगा तो हम लोग तक पहुँचता है, और आप लोग लाइक करने में भी शर्माते हैं। रुपया पैसा लगता है नहीं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लें कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए अगला है कि किडनी का वजन। पहले बात समझो, हमारे शरीर में किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कहता है किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। किडनी का जो वजन होता है 140 से 150 ग्राम तक होता है। और कहता है इसकी बाहरी भाग को कैरेटेक्स कहते हैं, जबकि भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कहता है कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कैरेटेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए कहता है कि ये तो हो गया। चलिए मेडुला कहते हैं। अगला कहता है किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध कर देता है। तो पूछेगा कि किडनी किसको छान के शुद्ध कर देता है? तो बोलना है कि किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर क्या कर देता है? शुद्ध करने के काम करता है। आगे बढ़ते। आगे है वृक्क में रुधिर की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। पूछेगा कि वृक्क में रुधिर की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। याद रखना है कि वृक्क में रुधिर की आपूर्ति सबसे अधिक होती है। आगे अगला है कि हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, तो जान ही रहा है। अब कहता है वृक्क प्रति मिनट 125 ml तथा दिन भर में 180 लीटर रक्त का निस्पंदन मतलब शुद्ध कर देता है, जिसमें 1.45 लीटर मूत्र रोज बहता है या बनाता है ना। जो हमारे किडनी जो है दिन भर में 180 लीटर रक्त को क्या कहता है? निस्पंदन मतलब शुद्ध कर देता है, जिसमें 1.45 लीटर मूत्र रोज बनता है। कोई दिक्कत? चलिए मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? तो मूत्र में जल, लवण, यूरिक एसिड और यूरिया पाया जाता है। लेकिन मूत्र में 96% जल पाए जाते हैं, 2% लवण पाए जाते हैं और 0.3% यूरिक एसिड पाए जाते हैं, और यूरिया 2.7% पाए जाते हैं। मैंने 2.7% पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? ये सब याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होते हैं। तो कोई पूछेगा कि मूत्र का रंग पीला क्यों होते हैं? तो बोला है मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते। आगे है मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कोई पूछेगा मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। 6 होता है इसलिए अम्लीय होता है। अगर 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 पर रहेगा तो उदासीन होगा। लेकिन 6 है तो मूत्र कैसा है? अम्लीय, इसलिए यह अम्लीय होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच का कोई फुल फॉर्म पूछे तो बोलना है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे कहता है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है।
त्वचा जो होता है शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है। इसमें 2 प्रकार के ग्रंथियों पाए जाते हैं। पहला तैलीय ग्रंथि या दूसरा स्वेदी ग्रंथि होते हैं। कहता ये दोनों मिलकर पसीना तथा सीबम का निर्माण करता है। माने पसीना और सीबम का निर्माण तैलीय ग्रंथि और स्वेदी ग्रंथि दोनों मिलकर करता। अगला है क्वेश्चन, जहर से मरी रोगी को पहचान यकृत से होता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेते हैं तो उस व्यक्ति को सबसे पहले डॉक्टर भिड़ जाएगा तो सबसे पहले किसका इलाज करेगा? उसके लीवर को, यकृत को इलाज करेगा। यकृत से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति कौन दवा या कौन जहर खाया है। कहता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होते हैं। मैंने पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होते हैं, तो बोलना है यकृत होते हैं। क्या होते हैं? यकृत होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ा CO2 तथा जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। हमारे शरीर में 2 फेफड़ा पाया जाता है। कहता है कि फेफड़ा CO2 तथा जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या करता है? त्याग करता है ना। हमारे शरीर में 2 फेफड़ा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन अंतःश्वसन। कहता है सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन कहलाता है। और उच्च श्वसन का मतलब होता है फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। स्थलीय जीव। कहता है कि श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, स्थलीय जीव कहलाते हैं। कहता है जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वास कहते हैं। मैंने कहता है मनुष्य जो सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया करता है उसी को श्वास कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला है बाबू कि श्वसन 2 को होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में दोनों में अंतर लिख लेना है। और फिर ATP का फुल फॉर्म है अपना याद कर लेना है। ATP में है ना, ये सारी चीज आप लोग को रट जाना है, कोई दिक्कत? श्वसन 2 प्रकार के, ऑक्सी श्वसन एक अनॉक्सी श्वसन, दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिए हैं। इसको याद कर लेना है। ATP का फुल फॉर्म है, ये सब याद कर लेना है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा कब? जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे तो जो भी आने वाले नोटिफिकेशन होगा तो आप तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। यहीं पर पूरा सिलेबस पहला चैप्टर समाप्त हुआ, जय प्रक्रम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।